हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि रावत। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड कैलकुलेशन। आप लोग अगर फार्मास्यूटिकल साइंसेस के स्टूडेंट हो या केमिकल साइंसेस के स्टूडेंट हो तो आप लोग रिएक्शंस पुट करते होगे, जिसके लिए आखिरी में आप लोगों को परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना होता होगा। इफ़ यू हैव डन इट इन पास्ट और यू स्टिल डू इट और यू मे वांट टू डू इट इन फ्यूचर, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, है ना। आप लोग अगर परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना चाहोगे आगे भी, है ना, करते रहते हो, करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को लाने के दो रीज़न है। रीज़न नंबर 1 इज़ आई वॉन्ट यू टू बिकम बेटर एट, आई वॉन्ट यू टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड कैलकुलेशन, you become perfect with this concept. This is the first thing, reason I have created this video. Another reason is I want to introduce you to the concept of to this tool called React Calc. It's a tool which is created by me. It's a web based calculator which can help chemist to carry out some chemistry calculations. Okay, तो हम इसका एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है जो कि है यील्ड कैलकुलेटर, वो लोग हम डिस्कस करेंगे, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे इन ब्रीफ। द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इज़ व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है। उसके बाद परसेंटेज यील्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। परसेंटेज यील्ड जब मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ, सो इट लुक्स लाइक अ वेरी सिंपल फार्मूला कि आप लोग एक प्रैक्टिकल यील्ड वाली टर्म को थियोरेटिकल यील्ड से डिवाइड कर देते हो and then multiply it by 100 and you get the percentage yield. Looks very simple. But अगर आप लोगों को दो चीज़ें नहीं मालूम those two things are theoretical yield and limiting reagent, अगर आप लोगों को ये दो चीज़ें नहीं पता है और आप लोगों ने percentage yield कैलकुलेट की है, then your answer might be wrong. वो आंसर गलत हो सकता है अगर आप लोगों ये दो कॉन्सेप्ट्स में अच्छे नहीं हो, है ना। तो हम लोग इन दो कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रीफ में डिस्कस कर रहे होंगे। So you stick with me and watch this video. I'm sure कि you will become good at it. You will become perfect at it. Okay. जब ये चीज़ें हम theoretically डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग दो केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक्चुअली में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करके देखेंगे, है ना। जब ये चीज़ हम कर लेंगे, मैनुअली आपको करना आ जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को एक टूल से इंट्रोड्यूस करूँगा जिसका नाम है रिएक्ट कैल्क, है ना। वही वेब बेस्ड एप्लीकेशन कैलकुलेटर विच कैन हेल्प यू कैरी आउट दीज कैलकुलेशंस एट ईज। इट्स ईजी, इट्स सिंपल एंड इट्स एक्यूरेट, है ना। तो वो चीज़ हम वही दो केसेस हम इसकी मदद से भी कैलकुलेट करके देखेंगे। ये वीडियो आपकी 30 मिनट लंबी हो सकती है। सो इफ़ यू विल गिव मी और दीज 30 मिनट्स, आई एम श्योर कि आप लोग इन सारी चीज़ों में अच्छे हो जाओगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, अ वाइज इन्वेस्टमेंट। ओके, सो स्टार्टिंग विद द स्लाइड नंबर 1 कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर एक केमिकल स्पीसीज़ किसी दूसरी केमिकल स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ लिखी होती है उसको हम रिएक्टेंट बोल देते हैं, और जो एरो के राइट हैंड साइड पे लिखी होती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो प्रोसेस ये हुआ है, इसी चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। ये वीडियो के बाहर है, स्कोप के बाहर है, वो चीज़ अभी जानने को आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक केमिकल कंपाउंड किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है, और ये केमिस्ट इंटेंशनली करते हैं। हमको कोई चीज़, एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करनी होती है, इसलिए हम केमिकल रिएक्शन सेट करते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हमको प्रोडक्ट मिले, कुछ और चीज़ मिले, जो हम शुरू कर रहे हैं उसके बजाय हमको कोई दूसरी चीज़ मिले। सो दिस इज़ योर केमिकल रिएक्शन। अब मूव करते हैं परसेंटेज यील्ड को समझने के ऊपर। आप लोगों ने कभी ना कभी केमिस्ट्री में एज अ सिंथेटिक केमिस्ट कोई रिएक्शन लगाई होगी, है ना। सपोज दिस इज़ यू, है ना। आप लोगों ने कोई रिएक्शन पुट की है, तो उसके बाद आप लोगों ने परसेंटेज यील्ड निकाली होगी। ये फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोगों को काफ़ी फेमिलियर फार्मूला दिख रहा होगा, जिसके अंदर क्या होता है, आप लोग प्रैक्टिकल यील्ड वाली टर्म को रखते हो टॉप पे एज अ न्यूमरेटर, और उसको डिवाइड करते हो डिनोमिनेटर में थियोरेटिकल यील्ड से, मल्टीप्लाई करते हो बाई 100 एंड यू गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। इट लुक्स वेरी सिंपल बट इट इजेंट, क्योंकि आप लोग परसेंटेज यील्ड तभी कैलकुलेट करोगे जब आपको थ्योरेटिकल यील्ड पता हो। लेट मी टेल यू,
थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने से ज़्यादा मुश्किल है, एंड इट मेक्स द कैलकुलेशन मच मोर ब्यूटीफुल, है ना। इसके साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट का, तभी थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट होती है ना। तो अब इस स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड होती क्या है ना। फॉर्मूला तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो, ये आपका फॉर्मूला है, ये काफ़ी फेमिलियर हो गए, मैं इन चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करूँगा। लेट मी डिस्कस दोज थिंग्स विच यू मे नॉट नो, है ना। ये फॉर्मूला तो आप काफ़ी अच्छे से जानते ही हो। अब ये थ्योरेटिकल यील्ड क्या चीज़ है। मान लो किसी ने रिएक्शन लगाई, उसमें एक रिएक्टेंट था आपका हाइड्रोजन गैस और दूसरा रिएक्टेंट था आपका क्लोरीन गैस। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आप बस में रिएक्ट करते हैं तो आपको एक बदले में प्रोडक्ट मिलता है जो कि है HCl। HCl भी एक गैस होती है, बट इट्स कॉमनली यूज्ड रिएजेंट ऑल्सो विद द नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो मान लो आप लोगों ने 10 मिलीमोल, है ना, या फिर फॉर एग्जांपल 6 मिलीमोल लिया हाइड्रोजन गैस और 4 मिलीमोल लिया आपने क्लोरीन। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको 500 मिलीमोल HCl मिल जाएगा। इज़ इट पॉसिबल? जितना रिएक्टेंट आप लोग लोगे उतना ही तो प्रोडक्ट मिलेगा, है कि नहीं ऐसा। मान लो यू आर फार्मर, आपने 1 एकड़ में गेहूँ बोया, यू प्लांटेड वीट इन 1 एकड़ ऑफ लैंड। तो आप ऐसा थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे कि आपको 50 एकड़ जितना गेहूँ एक खेत से मिल जाएगा। कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल ग्राउंड तो होगा ना कि आप कितना एक्सपेक्ट करोगे। थ्योरेटिकल ग्राउंड, अभी प्रैक्टिकली कितना गेहूँ मिलेगा उसकी बात नहीं हो रही है, थ्योरेटिकल तो हम बात कर रहे हैं, अभी पेपर पे बात कर रहे हैं कि कितना गेहूँ मिल सकता है। तो वो जो पेपर पे बात हो रही है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, वो किस पे डिपेंड करती है कि आपने कितना गेहूँ बोया। जितना आप बोगे उतना वैसा पाओगे। तो कितना रिएक्टेंट आप डालोगे रिएक्शन के अंदर, उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ऑन पेपर आप अगर इसे कैलकुलेट करो तो आपकी कैलकुलेट होती है थ्योरेटिकल यील्ड। मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना बताऊंगा इन लेटर स्लाइड्स, बट इस पॉइंट पे आप लोग समझ जाओ कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या चीज़ है। ये पेपर पे कैलकुलेट करने वाली यील्ड है जो किस पे डिपेंड करती है कि आपने कितना रिएक्टेंट डाला, इज़न्ट इट, उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अगली स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। इस स्लाइड पे हम लोग जानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो भी तब कैलकुलेट होती है जब आपको पता हो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। हम देखो कैलकुलेट तो करना चाहते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमको समझना पड़ा थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड को पता करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इसको आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल विच इज़ बीइंग शोन ऑन योर स्क्रीन। सपोज you want to make sandwiches. You have been assigned this duty to make sandwiches. सैंडविच बनाने के लिए 2 चीज़ें लगती हैं। The first thing is bread and the other thing is cheese. सपोज चीज़ सैंडविच आप लोग बना रहे हो तो आपको क्या क्या लगेंगे, ब्रेड लगेंगे और चीज़ लगेंगे। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर आपके पास 28 स्लाइसेस हैं ब्रेड के। ब्रेड के स्लाइसेस कितने आपके पास 28 और 11 स्लाइसेस हैं चीज़ के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग कितने सैंडविच बना सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सैंडविच बनाने के लिए 2 ब्रेड के स्लाइस लगते हैं और 1 स्लाइस लगता है चीज़ का। तो आप क्या करोगे, आप 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14। तो अगर आप चाहो तो आपके पास इतना ब्रेड है कि आप 14 सैंडविचेस बना सकते हो और चीज़ इतना है कि आप 11 सैंडविच बना सकते हो। तो अगर आप दोनों डेटा को कंबाइन करो, क्योंकि ब्रेड एक्चुअली में सैंडविच बनाने के लिए दोनों चीज़ें लगेंगी, ब्रेड भी लगेगा और चीज़ भी लगेगी, तो आंसर मिलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 11 ही सैंडविच बना सकते हो, क्योंकि जो 12वें 13वें 14वें नंबर के जो सैंडविच बनेंगे उनके लिए चीज़ कम पड़ जाएगा, है कि नहीं ऐसा। सो चीज़ एक्ट्स एज लिमिटिंग रॉ मटेरियल, कि आपके पास चीज़ कम पड़ गया इसलिए आप बाकी के सैंडविच नहीं बना सकते, 11 बन जाएंगे आपके। सो चीज़ बिकम्स योर लिमिटिंग रॉ मटेरियल। अगर आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो इसी चीज़ को लिमिटिंग रेजेंट बोलते हैं। अब केमिस्ट्री वाली स्लाइड से समझेंगे कि लिमिटिंग रेजेंट होगा क्या।
वही इमेज ले रखी है जो आप लोगों ने पिछले साइड पे देखी थी। उसके अंदर आपके क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे थे। जो मॉलिक्यूल ग्रीन में है वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स वाइट में है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थोड़े एक्स्ट्रा ले रखे हैं क्लोरीन के मुकाबले। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स कम पड़ जाएंगे, इसलिए आपके पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के पास कुछ रहेगा नहीं जिसके ऊपर वो अटैक करें और आपका HCl बने। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट के अंदर उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे जितना आपका क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन कम है ना। सो क्लोरीन बिकम्स योर लिमिटिंग रिएजेंट और 2 मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन बचे हुए रह जाएंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट एक्सेस में था, इनको कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल मिला नहीं इसलिए वो बचे रह गए। इन शॉर्ट, क्लोरीन इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ आ गया, थ्योरेटिकल ईल्ड समझ आ गया, परसेंटेज ईल्ड निकालने का फॉर्मूला समझ आ गया, तो हम लोग डायरेक्टली जंप कर सकते हैं अपनी केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी भी ऐसी जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। ये आप लोग एक्चुअली में कैलकुलेट कर रहे हो तो ये जो एक्सपेरिमेंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक बेंजीमिडाजोल नाम का मॉलिक्यूल है ऑन द राइट। ये आपका ड्रग प्रिविलेज स्कैफोल्ड है जो बनाना सिखाया जाता है आपके केमिस्ट्री और फार्मेसी स्टूडेंट्स को, बिकॉज इट्स अ ड्रग प्रिविलेज स्कैफोल्ड। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन वेरियस मेडिसिनल ड्रग्स, जैसे कि आपकी एंटी हेलमेंथिक ड्रग एल्बेंडाजोल, मैबेंडाजोल, आपकी प्रोटॉन पंप इनिबिटर है ना, पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए प्रोटॉन पंप इनिबिटर ओमेप्राजोल, दैट हैज़ दिस बेंजीमिडाजोल स्कैफोल्ड। तो इसलिए ये केमिस्ट्री और फार्मेसी स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि हाउ टू सिंथेसाइज बेंजीमिडाजोल। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कैसे होती है। तो देखो रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हैव अ लुक ऑन दी रिएक्शन। आपका एक रिएक्टेंट यूज़ कर रखा है जिसका नाम है ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन। एक ऐसी बेंजीन रिंग है जिसके 2 पोजीशंस पे, पहली और दूसरी पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगे हुए हैं। दूसरा रिएक्टेंट है आपका फॉर्मिक एसिड, है ना। दूसरा रिएक्टेंट है आपका फॉर्मिक एसिड। जब ये 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिलता है जिसका नाम है बेंजीमिडाजोल। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने से पहले शुरुआत जब होती है तो आपको तीनों चीज़ों का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, आपके एक रिएक्टेंट का, दूसरे रिएक्टेंट का, तीसरे रिएक्टेंट का। तो ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। ये जो चीज़ें हैं आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, या फिर आप मैनुअली भी कैलकुलेट करना चाहो कर सकते हो। एटम बाई एटम आपको सारी चीज़ें प्लस करनी पड़ेंगी। जितने भी एक मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उनको जब आप उनका आप एटॉमिक वेट आप प्लस कर दोगे तो आपके पास रिएक्टेंट का वेट आ जाएगा, एटॉमिक वेट। इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल भी होती है, एटॉमिक मास यूनिट भी होती है। EMU के फॉर्म में भी लिखा हुआ देखा होगा आपने, और ग्राम पर मोल के फॉर्म में भी लिखा हुआ देखा होगा। ये मॉलिक्यूलर वेट हमको इसलिए चाहिए ताकि हम पता लगा पाएँ कि हमने जो रिएक्शन लगाई है वो कितने मोल पे लगाई है। अब ये मोल क्या चीज़ होती है? अगर मान लो आपका जो रिएक्टेंट है उसका जो एटॉमिक मास है उतना ही आपका रिएक्टेंट आप ग्राम में ले लेते हो, तो इसका मतलब है कि आपने 1 मोल रिएक्टेंट ले लिया। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक OPD 108 ग्राम, क्योंकि उसका एटॉमिक वेट ही 108 है, तो अगर आप उतना ही ग्राम में उस रिएक्टेंट को ले लोगे तो आप 1 मोल रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हो। और यहाँ पे आप देखो एक सिचुएशन है जहाँ पे आपने 2 ग्राम पे रिएक्शन लगाई है। ऐसा आपकी प्रैक्टिकल फाइल में मेंशन होता है ना कि 2 ग्राम आप OPD ले लो, 7 ml आप फॉर्मिक एसिड मिला दो, उसके बाद इसको हीटिंग पे लगा दो। तो जो 2 ग्राम आपने लिया इसका मतलब है कि आपने 108 ग्राम तो नहीं लिया। अगर आप 108 ग्राम लेते तो आप 1 मोल पे रिएक्शन लगा रहे होते। इसका मतलब है कि आपने कम मोल पे रिएक्शन लगाई है, 1 से कम होने वाली है वैल्यू। तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग हो रही होंगी यहाँ पे क्योंकि आप मैनुअली कैलकुलेट करना सीख रहे हो। ये सबसे डिफ़िकल्ट स्लाइड है। अगर आप लोग यहाँ पे स्टिक करके रहोगे और वीडियो को देखते रहोगे, यहाँ से अगर आप लोग उठ के भाग गए तो फिर आपको परसेंटेज यील्ड समझ में नहीं आएगा। अगर आप बने रहे तो आई एम श्योर कि जो ये सबसे मुश्किल स्लाइड है इससे अगर आप बाईपास हो गए तो आगे की चीज़ें फिर आसान, दोबारा आसान हो जाएंगी फिर। तो मैं बोल रहा था कि 1 मोल से तो आपने कम रिएक्शन लगाई है, फिर वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने मोल पे लगाई है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे देखो स्क्रीन पे कैलकुलेटर
so that you don't get bored और you don't get confused। तो अगर आपने 2 ग्राम पे रिएक्शन लगाई है तो सबसे पहले आप क्या करो, 2 ग्राम को mg में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, mg में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आ गया, 2000 mg, कि 2000 mg पे आपने रिएक्शन लगाई है। इसके बाद आप इसे डिवाइड करो आपके रिएक्टेंट के मोलेकुलर वेट के साथ। तो हमारे रिएक्टेंट का मोलेकुलर वेट है 108, 108 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18.51। इतना आंसर आ गया आपका मिलीमोल में। अब ये मोल और मिलीमोल में क्या फ़र्क है, जो चीज़ ग्राम और मिलीग्राम में जो फ़र्क है कि 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं, उसी तरीके से 1 मोल के अंदर 1000 मिलीमोल होते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कैसी भी। तो अगर आप mg में 2000 को 108 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो मिलीमोल में आएगा। इसी को आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका मिलीमोल मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप 1000 को mg को 1000 से डिवाइड करते हो ग्राम में आ जाता है, उसी तरीके से मिलीमोल को 1000 से डिवाइड कर दो, आपका मोल में आ गया। डजेंट मैटर, आप किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थोड़ी ज़्यादा दिखने में फिजिबल लग रहा है नंबर, तो इसलिए मिलीमोल में कैलकुलेट कर लिया हमने। सेम चीज़ आप करोगे दूसरे रिएक्टेंट के साथ। ये कर ही क्यों रहे हैं, सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। आप लोग को याद है ना कि हमने कैसे कैसे पढ़ा था, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना है तो थ्योरेटिकल यील्ड समझना पड़ेगा, थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अभी जो भी कैलकुलेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। कैसे पता पड़ेगा कि जिसके मोल कम होंगे या मिलीमोल कम होंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। तो इसके अगर आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मिक एसिड के, यहाँ पे आपका एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि फॉर्मिक एसिड आपका लिक्विड है, वो सॉलिड चीज़ नहीं है। जैसा आपका ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन था, वो एक लिक्विड चीज़ है। तो लिक्विड चीज़ से अगर आपको mg में कन्वर्ट करना है तो ये भी एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो देखो होगा क्या, फॉर्मिक एसिड जो है सबसे पहले तो 100% प्योर नहीं है, उसका 90% सॉल्यूशन आता है। तो इसका मतलब ये हो गया अगर आपने 7 ml फॉर्मिक एसिड यूज़ किया है तो आपने एक्चुअली में 6.3 ml ही फॉर्मिक एसिड डाला हुआ अपनी रिएक्शन के अंदर। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि मान लो कोई 7 ml आपने चीज़ ली और वो सिर्फ 90% प्योर है, तो आप क्या करोगे 0.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 6.3। तो अगर आपने 7 ml 90% फॉर्मिक एसिड लिया है तो 7 ml में से सिर्फ 6.3 ml ही एक्चुअल में फॉर्मिक एसिड है। आई होप आप लोग ये चीज़ से क्लियर हो गए, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ 100% प्योर होती तो 7 का 7 ml ही फॉर्मिक एसिड होगा। अगर ये चीज़ 50% प्योर होती तो 7 ml में से सिर्फ 3.5 ml ही फॉर्मिक एसिड होता। ओके, इज़ इट फाइन। तो अभी हमारा 7 ml में से 6.3 ml फॉर्मिक एसिड है। आगे बढ़ते हैं कि अगर 6.3 ml फॉर्मिक एसिड है तो अब हमको ml में से mg निकालना पड़ेगा कि 6.3 ml फॉर्मिक एसिड में कितना mg फॉर्मिक एसिड होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, आप डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो कि अगर आप वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि कितना मास प्रेजेंट है उस सब्सटेंस का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6.3 को 1.22, ये कहाँ से मिली वैल्यू, ये आपको या तो बॉटल से मिल जाएगी, जो फॉर्मिक एसिड की आप बॉटल यूज़ कर रहे होगे, या फिर आपको मिलेगी इंटरनेट से कि फॉर्मिक एसिड की डेंसिटी क्या होती है। उस डेंसिटी को आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे ml के साथ। उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ग्राम में, कि आपने 7.68 ग्राम फॉर्मिक एसिड यूज़ किया है। इस ग्राम को आप फिर mg में कन्वर्ट करोगे। mg में कन्वर्ट करने के बाद आप इसके मोलेकुलर वेट से डिवाइड करोगे ताकि आपके पास इसका भी क्या आ जाए, मोल में आंसर आ जाए। 167.08 मिलीमोल आंसर आ गया आपका, या फिर 0.167 मोल। जब दोनों रिएजेंट का मोल की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो आप कंपेयर करोगे आप कि कौन सा रिएजेंट कम है। तो कम कौन सा रिएजेंट है आप लोग वैल्यू से देख पा रहे होगे। द आंसर इज OPD, ऑर्थोफिनाइलिन डाइमीन कम अमाउंट में प्रेजेंट है। 18.51 इज लेसर एज कम्पेयर टू 167। सो दिस मीन्स रेट लिमिटिंग रिएजेंट इज OPD। ये तो एक्सेस में पड़ा हुआ है, जो कम है जो चीज़ जो रेट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगी वो आपकी रहेगी ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन। तो यहाँ पे जो आगे की चीज़ आप करते हो, ये चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी। तो ये आप लोग कैसे, ये चीज़ कौन सी होती है आपकी, ये होती है जो रेट लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो
तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 108 ग्राम ओपीडी अगर आप लेते तो आपको 118 ग्राम बेंजीमिडाजोल मिलता, क्योंकि वो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट है। मगर आपने इतने ग्राम पे रिएक्शन नहीं लगाई है, आपने रिएक्शन कितने पे लगाई है, 2 ग्राम पे रिएक्शन लगाई है, तो क्या करोगे 118 को 108 से डिवाइड करोगे, जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट है उसे आप टॉप पे रखोगे, जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट है उसे आप बॉटम पे रखोगे, उसके बाद इनटू में मल्टीप्लाई करोगे जितने ग्राम पे आपने रिएक्शन लगाई है, तो आपको कैलकुलेट हो जाएगी थ्योरेटिकल यील्ड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेट लिमिटिंग एजेंट और थ्योरेटिकल यील्ड आप लोगों ने प्रैक्टिकली करके देख ली, केस स्टडी के साथ करके देख ली। इसके बाद आप क्या करो, प्रैक्टिकल यील्ड जो आपको मिली, जो चीज़ एक्चुअली में आपको मिली प्रैक्टिकली करने के बाद, वो थी आपकी 1310 mg या फिर 1.31 ग्राम। तो इसको आप परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूला में पुट कर दो, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 59.95। ये जितने भी स्टेप्स हमने किए, मॉलिक्यूलर वेट पता किए, उसके बाद ग्राम जितना लिया उसको mg में कन्वर्ट किया, mg को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, उसके बाद मोल मिली मोल में आंसर आया। दूसरा कोई रिएक्टेंट था तो सेम चीज़ की, अगर लिक्विड था तो उसको पहले लिक्विड का ml लिया, ml को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, आंसर mg में आया, mg में mg को डिवाइड किया आपका मॉलिक्यूलर वेट से, उसके बाद आंसर आया मिली मोल में, दोनों को कंपेयर किया, जो वैल्यू छोटी थी उसको रेट लिमिटिंग एजेंट लिया, उसके कैलकुलेट करने के बाद हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकाल ली, फिर प्रैक्टिकल यील्ड हमको पता थी, उसको परसेंटेज यील्ड में निकाला, तब हमारा परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आया। चीज़ें थोड़ी हेक्टिक हो गई, लंबी हो गई, isn't it? इसको छोटा बनाया जा सकता है। द आंसर इज यस। आई हैव क्रिएटेड अ टूल, अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन विच कैन हेल्प टू सिंप्लीफाई दिस वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। आपको क्या करना रहेगा, आपको इस गिवन लिंक पे जाना रहेगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। इस लिंक पे आप जब जाओगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, इस लिंक के ऊपर जाना रहेगा और सबसे आखिरी में आप चले जाओगे सबसे लास्ट मॉड्यूल पे, तो वो यील्ड कैलकुलेशन वाली मॉड्यूल है। यहाँ पे देखो आपको बॉक्सेस दे रखे होंगे जिसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो। जो ग्रीन वाले बॉक्सेस हैं बस वहीं पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, बाकी आप कहीं पे भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। वाइट वाले में नहीं कर सकते, है ना, इस फाइनल में नहीं कर सकते, ग्रीन में कर सकते हो, स्काई ब्लू में कर सकते हो। ठीक, ये देखो आप 3 रिएक्टेंट की अगर आपकी रिएक्शन है तो आप तीनों रिएक्टेंट की वैल्यू पुट कर सकते हो। आप ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके देगा कि कौन सा इसमें रेट लिमिटिंग रिएजेंट था और उससे क्या यील्ड है, तो परसेंटेज यील्ड क्या है। आओ ट्राई करके देखते हैं। हमको पता है कि ओपीडी हम यूज़ कर रहे थे, ओपीडी का मॉलिक्यूलर वेट क्या था, आंसर है 108। यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 108 की वैल्यू पुट कर देंगे। कॉफिशिएंट कितना, एक रिएक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना वो लगता है, एक ही मॉलिक्यूल लगता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या था प्रोडक्ट का, बेंजीमिडाजोल का क्या था, 118 था। कॉफिशिएंट क्या है प्रोडक्ट का, कितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, आंसर है एक ही बन रहे हैं, है ना। तो देखो हमने रिएक्टेंट किस में लिया था, ml में तो नहीं लिया था, ये तो सॉलिड लिया था। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली mg में वैल्यू पुट कर दोगे। कितना लिया था हमने, 2000 mg लिया था। ठीक, अब हम मान लो अगर आपके पास एक ही रिएक्टेंट है तो आप एक रिएक्टेंट की वैल्यू पुट करके भी काम चला सकते हो। यहाँ पे अपनी बस वैल्यू डाल दो, कितना प्रोडक्ट आपको मिला 1310, तो आपका परसेंटेज यील्ड में आंसर आ जाएगा। मगर आप अगर कंफ्यूज हो, कैसे कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो कि आपका जो दूसरा रिएजेंट है क्या पता वो रेट लिमिटिंग रिएजेंट ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पुट करना पड़ेगा। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 46 है। तो देखो 46 डाल दिया। कॉफिशिएंट कितना, एक फॉर्मिक एसिड लगता है ना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो देखो एक कॉफिशिएंट डल गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमने लिया ml में, हम यहाँ पे 7 नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे 6.3। ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना पड़ेगा कि आपने 6.3 ml फॉर्मिक एसिड ही पहुँचाया है। उसके बाद आपको डेंसिटी पुट करनी पड़ेगी, ये आपको इंटरनेट से मिलती है ये वाली टर्म। इसके बाद देखो ये ऑटोमेटिकली पुट कर देगा कि कौन सी थ्योरेटिकल यील्ड कम है, ये वाली कम है या ये वाली कम है, आंसर है ये वाली कम है। ये 19,000 है, ये 2000 कुछ है, तो ये वैल्यू कम है, तो ये अपने आप ही थ्योरेटिकल यील्ड पुट कर देगा इस रिएजेंट की, रेट लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से। इसके बाद आप एक्चुअली में पुट कर दोगे कि आपकी प्रैक्टिकल यील्ड एक्चुअली में आई क्या, और आपके आंसर आ गया देखो 59.94। ठीक, ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि देखो कितने डेसिमल्स तक बात कर रहा है। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले की वैल्यू, ये सारी कैलकुलेशन करने के बजाय बस यहाँ पे जो वैल्यूज़ आप वहाँ पे पता है आपको, उनको यहाँ पे डाल दो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। सारी चीज़ें रास्ते में जितने भी स्टेप्स हमने किए थे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल और करके देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा है ऐसा जिसके अंदर दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड है, ये चीज़ भी लिक्विड है और ये चीज़ भी लिक्विड है। इसमें एक खास बात और है कि इसमें जो हमारा एक रिएक्टेंट है उसके एक मॉलिक्यूल के बजाय 2 मॉलिक्यूल लग रहे हैं, कि जब इसके 2 मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से कंबाइन करेंगे तब जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन है क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। ये भी काफ़ी फेमस रिएक्शन है, आपकी सिखाई जाती है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए।
है ना। तो ये हमको सबके मॉलिक्यूलर वेट पता होने चाहिए। उसके बाद ये हमारी प्रैक्टिकल यील्ड है जो हमारी एक्चुअली में मिलती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको रेट लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। तो सारी चीज़ें वही चीज़ें हम करेंगे। इसके अंदर भी कितना ml लिया, उसको ml को पहले हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, mg में कन्वर्ट करेंगे। mg को हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो आपका मिली मोल में आंसर आएगा। सेम चीज़ आप दूसरे रिएजेंट के साथ करोगे। उसके बाद आप कंपेयर करोगे कि कौन सा रेट लिमिटिंग है, तो आंसर आपको मिलेगा इसमें फॉर्मिक एसीटोन आपका रेट लिमिटिंग है। देखो कंफ्यूजिंग है थोड़ा, मगर यही होगा। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, कितना ग्राम आपने स्टोन लिया, उसके बाद आप कितना ग्राम आपको बेंजीन ये प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद आप पता लगाओगे। कंफ्यूजिंग है ना, आप कर भी नहीं सकते। उसके सबसे अच्छा आप क्या करो, मेरे फॉर्मूले पे जाओ, एक बार इसे रीलोड कर देना और सबसे आखिरी में चले जाओ उसी मॉड्यूल पे, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेशन वाली मॉड्यूल पे। इसमें आप वैल्यू पुट करना शुरू करो। तो क्या थी बताओ, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट क्या था, एक रिएक्टेंट का, आंसर है 106 था। दूसरे वाले का क्या था, दूसरे वाले का था 58, है कि नहीं। 58 के बाद ये लग रहा था 2, बेंजीमिडाजोल के 2 मॉलिक्यूल लगते हैं ना, और इसके लगता है 1। कोई कन्फ्यूज़न कैसे भी नहीं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर वेट का प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट, आंसर है 234। ठीक है, प्रोडक्ट कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बन रहा है, एक ही बन रहा है ना यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, आपने ये कितना ml लिया एक रिएक्टेंट, ये आंसर आपका 12 ml, और ये आपने लिया 2.5 ml। तो यहाँ पे आपने डाल दिया 12 ml, ये आपने लिया 2.5 ml। उसके बाद आपने डेंसिटी डाल दी दोनों की, एक की है 1.04 और एक की है 0.7845। तो यहाँ डल गई 1.04 और यहाँ पे आपकी डल गई 0.7845, यही थी। ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिकली आंसर कैलकुलेट हो गया। इससे मिलता तो 13,000 कुछ मिलता, इससे मिलता तो 7,000 कुछ ही मिलता, है ना। तो ये कम हो गया, कम रह गया, तो आपका ये रेट लिमिटिंग रिएजेंट की यील्ड है। तो ये आपकी थ्योरेटिकल यील्ड बन गई। उसके बाद आप प्रैक्टिकल यील्ड डाल दो, कितना आपको मिला, आंसर है 6217 mg मिला आपको प्रैक्टिकली जब आपने किया। तो 6217 उसके बाद आप बाहर क्लिक कर दो, देखो 78.57% यील्ड आ गई। तो इस तरीके से देखो आपने मेरा कैलकुलेटर यूज़ करके बस वैल्यूज़ बता के आपने फॉर्मूला आपने चीज़ें कैलकुलेट कर ली। तो आई थिंक कि आपको काम आ सकता है रियल वर्ल्ड में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड ये समझ में नहीं आना चाहिए, ये पता ही नहीं रहना चाहिए। अगर पता नहीं रहता तो फिर मैं आपको खुद ही क्यों सिखाता वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो। अगर आप चाहो तो आप ये वेब बेस्ड कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके आगे आने वाले काम आसान हो जाए। तो इस तरह हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हमने क्या क्या सीखा वीडियो अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिटिंग रीजन का क्या कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमने 2 केस स्टडीज़ को मैनुअली कैलकुलेट करके देखा परसेंटेज यील्ड में। उसके बाद मैंने आप लोगों को यील्ड कैलकुलेटर मॉड्यूल सिखा दी अपने रिएक्ट कैल की, है ना। हमने दोनों केस स्टडीज़ में परसेंटेज यील्ड रिएक्ट कैल की मदद से कैलकुलेट करके देखा। जो मैंने अपने दूसरा तरीका बताया वो ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा एक्यूरेट है। उससे आप बड़े आराम से परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी डिवाइस पे किसी भी टाइम, रात को 12 बजे, 1 बजे, दोपहर के 2 बजे, शाम के 6 बजे, जब चाहो आप इस परसेंटेज यील्ड वाले कैलकुलेटर को वेब बेस्ड में यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप किसी भी चीज़ से यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड से भी कर सकते हो, iOS डिवाइस से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी कर सकते हो। आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट उस URL पे जाना, इस वाले URL पे, और आप परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी फ्री, है ना। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थोड़ी सी दिक्कत बता देता हूँ। जो चीज़ है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है, ये आपके यूड्रॉप वगैरह और वेब बेस्ड होस्टिंग के लिए वर्डप्रेस, उसके बाद MS एक्सेल का कैलकुलेटर, ये सारी यूज़ करके मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया। तो एक आध बार दिक्कत आ जाती है, आप कहीं पर स्टक हो नहीं करना, आपको इसको जाके रीलोड कर देना, आपकी सारी चीज़ें एकदम दोबारा से फ्रेश हो जाएंगी। पेज को रीलोड कर दोगे तो सारी की सारी चीज़ें एकदम दोबारा ब्लैंक आ जाएंगी। मान लो कोई बॉक्स ऐसा है जो एंट्री नहीं ले रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी और बॉक्स में आप क्लिक कर देना। यहाँ पे मान लो बार बार टैप करने के बाद भी आपका कैलकुलेटर नहीं खुल रहा है, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बताया है, तो आप क्या करना, उसकी जगह किसी और बॉक्स में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका कैलकुलेटर आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कई बार, हाँ। उसके बाद कुछ और इम्प्रूवमेंट्स भी हो सकती हैं इस डायरेक्शन में। सो आप लोग अगर मेरी साइट को और विजिट करोगे तो आपको बाकी भी चीज़ें मिल सकती हैं, सम यूज़फुल थिंग्स यू कैन फाइंड।
दोज आर सम फ्री कोर्सेज, तो आप लोग चाहो तो इन कोर्सेज को ट्राई कर सकते हो. यू कैन फाइंड सम लर्निंग मटेरियल on my website, web portal. You can find some paid courses. If you are interested, you can check them out. And you can follow me. You can connect with me on all these things. You can subscribe to my web portal for more educational content. You can connect with me on LinkedIn. You can subscribe to my YouTube channel for more learning content. You can follow me on Instagram. You can connect with me on ResearchGate, etc, etc. So with this I conclude. Thank you so much for watching. Okay, take care. Bye bye. See you next time. Keep learning. Stay healthy. Bye.